आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस सम इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली 3 इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट और तीसरा हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं जानकारी, फिर जो हमारे सिलेबस में उसको स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक मतलब करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से या करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी बहुत सारी जानकारी वैसे तो हमारे सिलेबस में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक चैप्टर, तो वहाँ पढ़ेंगे। बाकी बहुत डिटेल एनालिसिस 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। इसमें थोड़ा सा जानकारी ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ लीजिए, बाकी इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या करा, एक वायर लिया, उस वायर में करंट प्रोड्यूस कराया, उस करंट प्रोड्यूस के अराउंड देखा कि इफेक्ट सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने कहा इसमें मैग्नेटिक पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आ रहा है। दूसरा क्या है? केमिकल इफेक्ट। केमिकल मतलब केमिकल की वजह से एनोड और कैथोड पे मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। टोटली ये हमको रीड करने को बहुत मतलब डिटेल में मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में मिलेगा। चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये वाला जो है, ये वाला क्लास 12th में ही हमको डिटेल एनालिसिस करने को मिलेगी, क्लास 12th पे, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, भी दूसरा चैप्टर हमारे पास मैग्नेटिक सिलेबस में, लेकिन उसमें थोड़ी बारीक सी बेसिक बात करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल एनालिसिस कहाँ पढ़ने को मिलेगी हमको? 12th क्लास में, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ बारीक से रीड कर, हालांकि सिलेबस सीनियर क्लास में जाके 12th क्लास में भी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे टॉपिक में, हमारे चैप्टर का टॉपिक यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 वे होते हैं टोटली हीटिंग करंट के प्रोड्यूस होने के। एक मैग्नेटिक, दूसरा आपका केमिकल इफेक्ट हो जाता है और तीसरा आता है हीटिंग इफेक्ट। हमारा टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट है क्या, थोड़ा समझते हैं पहले, और बारीक समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर पे आप करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो कराएंगे मतलब उसके टर्मिनल एंड्स को आपने किससे जोड़ दिया? पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी जोड़ दी, उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस एंड में फ्लो कराया, पास कराया। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराएंगे, मान लीजिए मोटा मोटा ये वायर है, थोड़ा समझिएगा जोर से, ये पोटेंशियल एक वायर है, ये एक रैंडम वायर है। तो आपको पता है कोई भी जब एक वायर होता है तो उस वायर पे कोई भी मेटालिक कंडक्टर होता है, वायर है, मेटालिक कंडक्टर भी बोल सकते हो, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर बोल सकते हो। तो कोई भी वायर या मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें लार्ज अमाउंट पे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या है? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इसके इस वायर या कंडक्टर की एंड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे या किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जैसे इसको आप, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा सिंपल समझिए जैसे क्लास होती है मोटा मोटा, उसमें क्लास में क्या होते हैं, बच्चे क्लास में कोई मॉनिटर तो कर नहीं रहा होता है, वो फ्री होते हैं, तो क्लास में इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई दोस्त साथ बैठा है, कोई उधर खड़ा है, कोई बाहर चला गया। तो इसका मतलब अभी वो किसी के मॉनिटर पे नहीं है, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, क्लास का कोई हेड नहीं है, तो क्लास के बच्चे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। तो जो क्लास के बच्चे ना इधर उधर घूम रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, मतलब क्लास में जब टीचर आ जाता है, क्लास टीचर आ गया या प्रिंसिपल्स आ गए, तो जब कोई आ जाता है ना तो आप क्या करते हो? फटाफट अपनी सीट पकड़ लेते हो। तो क्या होता है, जैसे एक साथ 10 ग्रुपिंग करके बैठे हो और एकदम से सारा डंडा लेकर आ गए, तो क्या करोगे? आप भागो एकदम से, तो भागोगे, टकरा जाओगे एक दूसरे से, गिरोगे, एक दो भागोगे, भागने पे दौड़ने पे गिर जाओगे, है ना, अपनी सीट पे जाने के लिए। तो वही काम यहाँ पर भी होता है कि मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर पे वायर्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? फ्लो होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की मैं दूसरी भाषा में कहूँ, टकराएंगे आपस में। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे या कोलिजन करेंगे। बस समझ ना, क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे आपस में, तो क्या प्रोड्यूस होगी? तब उसमें आपकी बेटा हीट प्रोड्यूस्ड होगी। क्या प्रोड्यूस्ड होगी? हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो इसका मतलब
जब कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मेटेलिक कंडक्टर होगा, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हो उसके टर्मिनल वायर को या कंडक्टर के इन पॉइंट्स को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में टकराएंगे, टकराने की वजह से कोलिजन प्रोड्यूस होगा, और उसी कोलिजन प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी उसमें हीट डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? हीट। इसका मतलब आपने मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास कराया। क्या पास कराया? करंट पास कराया, और जैसे ही आपने उसमें मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास कराया तो उसमें हीट डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई? हीट डेवलप हुई। उसी फिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जितनी ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, मतलब वही कहानी फिर हो गई, रिमाइंड करते हैं। क्लास में टीचर आ गया, आप ग्रुपिंग करके बैठे थे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टीचर आ गया जो आपको बहुत कम डांटता है, कम मारता है, तो आप क्या करेंगे? फिर वहाँ से आसानी से जाएंगे, आसानी से अपनी सीट पर उठ के चले जाएंगे। अगर कोई टीचर आया है, तेज आया है और डंडा लेकर आके मारने वाला टीचर है, कोई डेंजर टीचर जो बहुत बच्चों को डांटता है, मारता है, आपको देख लेगा तो आपको पनिशमेंट देगा जम करके, तो आप तेज भागेंगे। तेज भागेंगे इसका मतलब आप तेज भागने के चक्कर में ज़्यादा कोलाइड होंगे, ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे। तो वही कहानी यहाँ पर भी है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कोलिजन होगा, लार्जर कोलिजन प्रोड्यूस्ड, लार्जर कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि आपने करंट ज़्यादा पास कराई है, तो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट पास कराएंगे तो उसमें लार्जर कोलिजन होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें उतनी ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो बेसिक आपको जानकारी समझ में आ गई कि जैसे आपने कंडक्टर में क्या करा, आपने कंडक्टर में करंट लार्जर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कराई, तो उतना ही आपका उसमें इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें उतनी ही हीट डेवलप्ड होगी। तो बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के 3 इफेक्ट होते हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है आपका केमिकल इफेक्ट, और तीसरा है हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि मैंने कहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी रीड करेंगे, लेकिन ये जो ऑस्टर्ड साहब ने करा था कि एक वायर में करंट पास कराई थी, उसके अराउंड मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस होगी, तो वो स्टडी यहाँ करते हैं। दूसरा केमिकल्स। केमिकल मतलब केमिकल्स में 2 सेल होते हैं, कैथोड एनोड, और कैथोड एनोड की वजह से जो हीट डेवलप होगी उसको बोलेंगे केमिकल इफेक्ट, जो कि आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमने देखा कि किसी मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से कोलिजन होने की वजह से हमारी हीट डेवलप हो रही है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, लार्ज अमाउंट हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही उसमें ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हीट किन किन फैक्टरों डिपेंड करती है। इसको आप जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। ओके, देखिए अब टॉपिक है हमारा कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो हीट जो प्रोड्यूस हुई कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर पे, वो पता चल गया किस वजह से हुई, कोलिजन की वजह से हुई थी। अब वो किन किन फैक्टरों डिपेंड करती है, वो जिन फैक्टरों डिपेंड करती है उन फैक्टरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये क्या है? वायर। मान लीजिए मोटा मोटा क्या है? वायर है। इसमें आपने क्या करा? करंट आई फ्लो कराई। तो इसका मतलब जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट इनवर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर होगी। दूसरा, कोई भी वायर है, तो ये बात कर चुके हैं, उस वायर का कोई ना कोई अपना रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगी, मतलब उसके रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? तीसरा, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उस पर करंट फ्लो करा रहे हो, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करंट फ्लो करा रहे हो, उस टाइम पर भी डिपेंड करेगी हीट, उस टाइम पर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब हीट किन किन फैक्टरों डिपेंड कर रही है? हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, जो भी करंट फ्लो करा रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड कर रही है। सेकंड फैक्टर, जो भी आपने मेटेलिक कंडक्टर या वायर लिया है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तीसरा, जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले रहे हो करंट को फ्लो कराने में, उस पर भी डिपेंड करेगी। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 फैक्टर हैं जिन पे कि आपकी जो भी कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर या वायर है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अगर तीनों इक्वेशन कंबाइन कर रहे हो तो हीट आ जाएगा इक्वल टू I² RT, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स
लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बात क्लियर ना बेटा? तो एक टर्म है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस ऑन द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, its resistance and its time along which the current flow। जिस ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो कर रही है उसके टाइम पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंट पे डिपेंड करेगा और आपका करंट पे इन्वर्सली करेगा और टाइम ड्यूरेशन पे करेगा। तो इसका मतलब हीट इज इक्वल टू I² RT। दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बात क्लियर? इसको नोट करिए, फिर हम जूल्स लॉ के प्रूफ को भी समझते हैं कि जूल्स लॉ का H बराबर I² RT वो आया कहाँ से। क्लियर है? नोट करिए। अब देखो जूल्स लॉ का हम लोग प्रूफ समझते हैं, ठीक है? जूल्स लॉ का प्रूफ मतलब H बराबर I² RT आया कहाँ से? तो सिंपल सी डिफिनीशन है। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन कहती है कि जो भी वर्डन होगा वो वर्डन V इंटू क्यू के बराबर होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या कहती थी? ये डिफिनीशन कहाँ है? फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से आया है? ये डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आया है कि W इज इक्वल टू वी क्यू। वो पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू वी क्यू। अरे ये पढ़ा होगा यार, भूल रहे हो क्या? V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W क्या आ जाएगा? वी क्यू आ जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहती है वर्डन कितना होगा? V इज इक्वल टू W क्यू। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। ये कहाँ से आया है? ओम्स लॉ। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ इस वजह से कि करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जो वर्डन होगा कितना होगा? V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी क्यू। अब तुमको पता है करंट जो फ्लो करती है वो कितना होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसमें क्या करिए, उठा के पुट कर दीजिए। I इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई टी। इसका मतलब यहाँ से Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा IT। तो इसका मतलब इसको वर्डन जो हो रहा है V इज इक्वल टू W क्यू, उसमें V की जगह IR पुट कर दीजिए। इसका मतलब W बराबर V की जगह IR पुट कर दिया और Q की जगह I इंटू टी पुट कर दिया। तो जो W वर्डन कितना आ गया? I² RT। I² RT हमने करा गया पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन से W बराबर कितना हो गया? वी क्यू। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस इज डिफिनीशन फ्रॉम द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पढ़ा होगा ना? तो वर्ड चार्ज कितना आ जाएगा? I इंटू टी बराबर आएगा। तो इसका मतलब W की जगह पहली इक्वेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन में V की जगह IR रख दिया फ्रॉम द इक्वेशन ओम्स लॉ, W की जगह Q बराबर IT रखा, तो वर्डन आ गया हमारा कितना? I² RT। अब तुम्हें पता है कि जो तुमने करंट पास कराई है उसी करंट की वजह से उसमें हीट डेवलप हो रही है। तो जो आपने करंट पास कराई, जो वर्डन कराया है वही हीट है। इसका मतलब दिस वर्डन बिकम हीट ऑफ द कंडक्टर या वायर, मेटेलिक वायर, दैट इज इक्वल टू I² RT। तो आप हीट कह सकते हो, I² RT आ गया। यही आपका जनरली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का क्या है? प्रूफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक फिनोमिना है, ये एक फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। क्या? इसी इक्वेशन में अगर आप ऐसा करें, I इज इक्वल टू V बाई आर रख दें, ये भी ओम्स लॉ से निकाला है, मतलब ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई आर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा V² अपॉन R² इंटू R इंटू टी। कोई दिक्कत बेटा? R से R कट गया तो हीट क्या आ गया? V² अपॉन R इंटू टी। ये एक दूसरा हीट का रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का यूज आएगा, ठीक है ना? अगर ऐसा करें इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ऐसा करें, R की जगह V बाई आई रख दें, कितना रख दें? V बाई आई। तो अगर R की जगह इस फॉर्मूले में V बाई आई रख रहे हैं तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा I² इंटू V बाई आई इंटू टी। I² से I खत्म, H बराबर कितना आ गया? VIT। ये तीसरा रिजल्ट आ गया हीट का। इसका मतलब टोटल कितने रिजल्ट हमको जूल्स लॉ हीट से मिल रहे हैं? पहला जो है हीट H बराबर I² RT, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं भाई, इसको रट लो, इसको याद कर लो, याद कर लो, बिल्कुल रट डालो, इसको याद कर लो। दूसरा, अगर इसी फॉर्मूले में I इज इक्वल टू V बाई आर रख दें, ओम्स लॉ से फंडामेंटल निकाल रहे हैं, तो आपका हीट का फॉर्मूला आ जाएगा H बराबर V² अपॉन R इंटू टी। डायरेक्ट रिजल्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर इसी क्वेश्चन में ओम्स लॉ से R की जगह V बाई आई रख दें तो आप हीट का फॉर्मूला H बराबर VIT डायरेक्ट तीसरा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो आपके जनरली जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट के कितने फॉर्मूले आ गए?
पहला तो आपका फॉर्मूला रहा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा रहा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तीसरा रहा वी आई टी। आपको ये हीट के 3 रिजल्ट ऐसे एग्जैक्ट याद रखने, लर्न कर लीजिए बिल्कुल इनको, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। क्लियर है? तो प्रूफ समझ में आ गया, 3 रिजल्ट निकाल लिए। आगे बात कर रहे हैं, इसको नोट करिए। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब आप हीट जब प्रोड्यूस करोगे तो कुछ ना कुछ आप पावर यूज करोगे, तो वही चीज़ है इलेक्ट्रिक पावर। होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर, बात क्लियर? जो भी आप काम कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? पावर। तो जनरली पावर की डिफिनीशन ये कहती है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जो भी आप काम कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? पावर। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट यूनिट होती है। क्या होती है यूनिट? यूनिट होती है वॉट। अब मैंने आपको बता रखा है जो भी वर्क डन है वही क्या स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप कह सकते हो कि पावर हीट बाई टाइम भी है, क्योंकि जो पावर है वो किसके बराबर है? वर्क, मतलब हीट किसके बराबर है? वर्डन के बराबर, क्योंकि जो आप वर्डन कर रहे हो वही कन्वर्ट किस में हो रहा है? हीट में हो रहा है। तो इसका मतलब पावर कहता है वर्डन अपॉन टाइम, बट वी आल्सो से दैट वर्डन इज आल्सो इक्वल टू हीट। तो हीट के 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? हीट के आपके फॉर्मूले हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अगर टी से डिवाइड कर दीजिए तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। इसका मतलब जो 3 फॉर्मूले थे, तो पहला हमारा जो फॉर्मूला बन गया पावर का आई स्क्वायर आर। तो ऐसे ही हमारा पर दूसरा फॉर्मूला क्या है? वी आई टी था, तो पावर इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी कर दीजिए। तो टी से टी कट गया, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? वी आई आ गया। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया वी आई। क्या आ गया? वी आई आ गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और इसको आप क्या करिए? टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से कट गया, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। तो कहने का मतलब जितने भी आपके हीट के फॉर्मूले निकले उनसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तीनों फॉर्मूले हमारे हीट के थे आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो टी खत्म कर दिए तो क्या आ गया? आई स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा जो वर्डन है वो यही कहता है कि वर्डन जो होता है, वर्डन सॉरी जो पावर होता है वर्डन अपॉन टाइम होता है। तो आप, मैंने कहा था जो वर्क डन है वही हीट है, तो हीट का रख दीजिए। तो पावर के फॉर्मूले में हीट की जगह पहला इक्वेशन रखेंगे आई स्क्वायर आर टी अपॉन टाइम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 रिजल्ट हैं, तीनों हीट में टाइम से डिवाइड करिए तो आपके पावर बन जाएंगे। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट होती है। बात क्लियर? तो आपने हीट पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं। नोट करें फिर आगे बात करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सिंपल सा यार, जो एनर्जी होती है, भाई पावर है तो हीट है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू पावर इंटू टाइम। मतलब पावर जो आप प्रोड्यूस करोगे, कंज्यूम करोगे, उस इंटू टाइम। तो जो एनर्जी होगी वो दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये रिजल्ट से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसकी कॉमर्शियल यूनिट में बच्चे याद रखते हैं। तो जो एनर्जी है वो पावर इंटू टाइम होता है। अच्छा, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है कितनी होती है? वो एनर्जी की होती है 1 किलो वाट आर। कितनी होती है? 1 किलो वाट आर कॉमर्शियल होती है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 किलो वाट आर कितना जूल होता है, हाउ मेनी जूल, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है? 1 किलो वाट आर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। प्रूफ करने की अगर बात करें तो बहुत कठिन नहीं है, प्रूफ कर सकते हो। 1 किलो वाट आर होता है पावर, मतलब किलोवाट इंटू आर, और 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, तो इसको लिख सकते हो 1000 वाट। और आर को अगर टाइम में लिखोगे तो हो जाएगा 36 सेकेंड, 100 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो करो कितना आ जाएगा? 36 इंटू 50, ये तो आएगा 356, ये आ जाएगा जूल में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हो। तो 1 किलो वाट आवर को जूल में याद करने के लिए ये तरीका है, तो आप रट लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। निकालने को ऐसे निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, बट आप याद कर लीजिए। तो 1 किलो वाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है जो कि आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजेबल होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम,
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलो वाट आवर, दैट इज आल्सो इक्वल टू जूल। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देन वी टॉकिंग अबाउट कुछ सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किए जाते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें उन एप्लीकेंस पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करके किस सर्किट, कई सारे सर्किट का प्रयोग करा जाता है। जैसे मोटा मोटा पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, वो टोटली बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट है। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट टोटली जब आप करंट पास कराते हो तो क्या होता है, हीट करता है। हीट करने के बाद ही ग्लो करता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, टोटली बेस्ड ऑन द प्रोसेस, इसकी जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट पर ही है। जब आप करंट पास कराते हो तो करंट पास होने की वजह से हीट होता है, हीट होने की वजह से ग्लो करता है। बात क्लियर। देन आता है फ्यूज़। फ्यूज़ आपका टोटली ऑन द बेसिस ऑफ किस पर है, ये टोटली बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ हीटिंग पर है। इलेक्ट्रिक आयरन जो आप कपड़े प्रेस करते हो, इसका भी टोटली क्या होता है, जैसे आप करंट पास कराते हो तो करंट पास होने की वजह से आपका क्या होता है, आपका हीट होता है, जिसकी वजह से आप कपड़े प्रेस कर पाते हो। वेल्डिंग ज्वाइंट करने के लिए देखा होगा आपने, बिल्डिंग कराते हो ना, कैसे दो आयरन को, दो पार्ट्स को ब्रेक जो हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको ज्वाइन करने बिल्डिंग का यूज़ करते हो। बिल्डिंग का फिनोमिना टोटली हीट बेसिस पर है। जब आप हीटिंग प्रोड्यूस करते हो तो हीटिंग प्रोड्यूस करने की वजह से मेल्ट होता है। जब मेल्टिंग होती है तो आपके दो क्रैक आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी टोटली किस पे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इफेक्ट। बात क्लियर ना। अब मैंने इन टॉपिक्स पे सारी बात कर ली है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स लॉ हीटिंग क्या होता है, पावर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, और किन किन बेसिस में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। क्लियर ना। तो अब आपके चैप्टर थ्योरेटिकल बेसिस पर वो खत्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इसकी आएगी वो टोटली इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन या बैक ईयर क्वेश्चन की सीरीज आएगी। क्लियर ना। तो आप सारे नोट्स बनाते चलेगा साथ साथ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, जिसमें कि आपको हम लेकर आने वाले हैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है ना। तो अब इसको नोट करके फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।